ये सर रिकॉर्डिंग भी चल इसके बाद में आती है DCFO, डिप्टी चीफ फायर अफसर। डिप्टी चीफ फायर अफसर देखा जाए तो रीजन के ऊपर डिप्यूट किए जाते हैं। रीजन के अंदर 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट कम से कम हो तो उसके ऊपर 4 डिस्ट्रिक्ट 3 डिस्ट्रिक्ट अलग अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल एरिया उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर स्टेट फायर सर्विस की बात करते हैं, अगर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो फायर स्टेशन के ऊपर डिपेंड करता है। 2 या 3 4 5 फायर जितने भी हैं उसके अकॉर्डिंग DCFO आती है। डिप्टी चीफ फायर अफसर होती है। क्वालिफिकेशन प्रमोशन बेस पे है। जो DO भर्ती होते हैं उसके बाद में एक्सपीरियंस बेस पे इनको आगे प्रमोट किया जाता है। कम से कम एज DO 5 साल का एक्सपीरियंस कहाँ होना चाहिए रेप्यूटेड फायर सर्विस में। DO को NFSC B ग्रेड आई वो तो सारा मैंने पहले बता दिया है, वो सारी चीजें इसके अंदर होनी चाहिए। वर्क प्रोफाइल की अगर इसकी बात करते हैं, ये रैंक के ऊपर जो दी हुई है इसमें सेकंड इम्पेलर आ जाता है। जो अपना DO वाला, DO के बाद में एक इम्पेलर और पड़ गया है तो ये तुम्हारा DCFO हो जाता है। जो वर्क प्रोफाइल की बात करते हैं तो इंचार्ज कम से कम 2 डिवीजन का है। 2 डिवीजन कम से कम इसके अंडर में आने चाहिए। 2 से ऊपर कितने भी आ सकते हैं वो डिपेंड करता है हमारी फायर सर्विस के ऊपर। मेन काम वही होता है कि जितनी भी इमरजेंसी कॉल आ रही हैं उनको अटेंड करना। अटेंड करने के बाद में जहाँ 16 या उससे ज्यादा गाड़ियों का टर्न आउट हो जाता है वहां पे DCFO की टर्न आउट किया जाता है। मेन पर्पज वही है, लाइफ सेव करना, प्रॉपर्टी सेव करना, एनवायरमेंट सेव करना। इमरजेंसी के बारे में प्लानिंग करना, स्ट्रेटजी क्रिएट करना, बनाना, हैंडलिंग करना, असेसिंग करना, जो पार्ट सीन है उसका मेन जो है। अगर एडिशनल हेल्प की जरूरत पड़ रही है, म्यूचुअल एड की जरूरत पड़ रही है या कहीं दूसरी इंडस्ट्री दूसरे स्टेट से कहीं जरूरत पड़ रही है तो वो असेस करना, उनको अरेंज करना, रिसोर्सेज को वालों पहुंचाना, फायर सीन कोई स्पेशल की जरूरत पड़ रही है तो और अरेंज करवाना। कई बार जैसे बिल्डिंग रेस्क्यू पर्पज के लिए या फायर फाइटिंग पर्पज के लिए, जैसा भी है सारी चीजें। और उसके बाद में मीडिया को रिपोर्ट करना फायर कॉल के बारे में, क्या इंसिडेंट हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या हमने अरेंजमेंट किए, कितनी कैजुअलिटी हुई नहीं हुई, कैसे रेस्क्यू प्लान किया, वो सारी चीजें ऑन साइट आती हैं, ऑन साइट पे ये लेते हैं। उसके बाद में जो रूटीन में आता है, जहाँ DO रहते हैं वो एरिया का उनको सुपरवाइज करना, DO के एरिया को उनको एडिशनल सपोर्ट देना कहीं जरूरत पड़ रही है तो। उनके स्टेशन उनके अंडर में जो आ रहे हैं वो काम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं एंश्योर करना। जो हाई हजार्ड बिल्डिंग्स हैं या हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनके लिए NOC जनरेट करना, क्रिएट करना, या फर्स्ट NOC जो बिल्डिंग परमिशन रहती है उनको जनरेट करना या उनको ग्रांट करना, परमिशन देना। ये बिल्ड वो सर्विस टू सर्विस डिपेंड करता है। कहीं में हो सकता है ये DO लेवल पे भी ये सारे काम होते हो, कहीं में CFO लेवल DCFO लेवल पे रहते हैं। जितनी भी फायर कॉल्स होती हैं उनको एश्योर करना है, इंश्योर करना है कि उनका इन्वेस्टिगेशन सही हो रहा है नहीं हो रहा है। कोई बड़ा इंसिडेंट हुआ तो उसके अंदर कमेटी डिसाइड करना। अगर दूसरी कमेटियों का इन्वॉल्वमेंट है, पुलिस का है या कोई दूसरी का, स्टेट गवर्नमेंट की है या बाहर की है, उनसे कोऑर्डिनेट करना और इन्वेस्टिगेशन अरेंज करवाना या कंडक्ट करवाना पूरा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बिल्डिंग फायर सर्विस का उसको बिल्टअप करना। कितने फायर स्टेशन है, कितनी रिक्वायरमेंट है, पॉपुलेशन बेस पे फायर स्टेशन दिया जाता है कि 50,000 की पॉपुलेशन पे एक टेंडर होना चाहिए। एक टेंडर के बाद में 5 मिनट में गाड़ी पहुंच जाए रूरल अर्बन एरिया में, और करीब करीब 8 से 10 मिनट या 12 मिनट तक होता है कि आपकी रूरल एरिया के अंदर पहुंच जानी चाहिए। अगर नहीं पहुंच पा रही है तो वहाँ फायर स्टेशन की असेस करके कि यहाँ जरूरत है या नहीं है, अकॉर्डिंग टू हजार रेस उसके हिसाब से फायर सर्विस का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप करना। नई इक्विपमेंट की कोई जरूरत है तो वो देखना, कोई इक्विपमेंट है, कोई व्हीकल है, कोई नई टेक्नोलॉजी लानी है, वो सारी चीजें करना। तो सारी चीजें DCFO के अंडर में आती हैं। इसके बाद में आता है तुम्हारा जो मेन पोस्ट है, टॉप मोस्ट फायर सर्विस की पोस्ट रहती है चीफ फायर अफसर। चीफ फायर अफसर डायरेक्ट भी कई जगह है, कई जगह प्रमोशन बेस पे है। डायरेक्ट है तो वो एक्सपीरियंस बेस पे जाती है। DO को लास्ट कोर्स होता है फायर सर्विस में
एज ए टेक्निकल। उसके बाद में एक्सपीरियंस 10 साल का, 5 साल सीएफओ का, डीसीएफओ का, और 5 साल तुम्हारा माना जाता है कि डीसीएफओ से सीएफओ के लिए 10 साल तुम्हारा एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिजिकली मेंटली फिट तो सभी जगह होना ही है। ये सारी चीजें, जो सीएफओ पोस्ट आती है वो मैन इंचार्ज होता है पूरे रीजन का या पूरे स्टेट का। कई जगह बड़ा स्टेट है, रीजन ज्यादा है, तो वहाँ एक एडिशनल पोस्ट क्रिएट कर दी जाती है डायरेक्टर। डायरेक्टर कोई जरूरी नहीं है सारे एक फायर सर्विस के अंदर हो, तो ओवरऑल इंचार्ज फायर सर्विस का है वो सीएफओ होता है, चीफ फायर अफसर होता है। तो जहां कम से कम 2 सीएफओ डीसीएफओ काम कर रहे हैं, डिप्टी चीफ फायर अफसर काम कर रहे हैं, वहां पे सीएफओ पोस्ट क्रिएट की जाती है। अगर 2 डीसीएफओ नहीं है तो फिर वो डीसीएफओ पोस्ट खत्म करके सीएफओ वहीं को बना दिया जाता है, डीसीएफओ पोस्ट नहीं रहती है। तो जहां 30 या 30 से ज्यादा गाड़ियों का टर्नआउट होता है तो वहां पे इनको जाना होता है, इमरजेंसी के लिए देखना होता है गाड़ियों का टर्नआउट, एनवायरमेंट, प्रॉपर्टी से लाइफ सेविंग वो सारी असेस करना, क्या कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, प्लानिंग कैसे इम्प्लीमेंटेशन उसका करते हैं, क्या हजार्ड्स के अंदर आ रहा है, कितना रिस्क किसको जा रहा है, स्मोक निकल रहा है तो क्या उसकी डायरेक्शन है, आगे से इवैक्यूएट कराना है बिल्डिंग को, नहीं कराना है, सराउंडिंग एरिया में कितना इम्पैक्ट हो सकता है, सारी चीजें उसमें एसेस में आती हैं। अगर इवैक्यूएशन करवाना है तो कितने एरिया को कराना है, कहाँ गैदरिंग करना है, कैसे उनको ट्रांसपोर्टेशन करना है, वो सारी पूरी स्ट्रेटेजी मीटिंग सारी अपने डिपार्टमेंट और अदर दूसरे डिपार्टमेंट जो हेल्प के लिए आते हैं उनके साथ में मिलकर ये सारे काम करते हैं, जो ऑन साइट पे है। इसके बाद में डीसीएफओ जो भी रिपोर्ट भेजते हैं वो सारी असेस करना, कुछ करा उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, सजेशन करना, एडवाइज करना, ऑर्डराइज करना, जो भी है वो सारी आते हैं। कोई एडिशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है वो प्रोवाइड करना, अगर यहाँ से नहीं हो पा रही है कहीं बाहर से लेना है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर फायर सर्विस का उसको बिल्डअप करना, मेंटेन करना, पूरी फायर सर्विस सही से चलाना, वो सारा इसका है। कोई असेसिंग नए इक्विपमेंट की जरूरत पड़ रही है, व्हीकल टेक्नोलॉजी डीसीएस ने प्रपोज किया वो, या कोई इनको लगता है वो, या कोई फायर स्टेशन या कहीं कुछ और ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन करना है, वो सारी चीजें। मैन पावर का अरेंजमेंट करना, कम ज्यादा हो रही है तो मतलब कहीं कम पड़ रही है तो उसको डिमांड जनरेट करना, आगे के लिए कितनी मैन पावर की जरूरत पड़ती है, वो चीफ फायर अफसर के काम में आते हैं। ये डायरेक्टर फायर सर्विस क्वालिफिकेशन डायरेक्ट है, प्रमोशन बेस पे भी है कई जगह जो है एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट है। डायरेक्टर फायर सर्विस जो है वो बेसिकली या तो आईएएस आईपीएस इनको दिया जाता है, कई जगह डायरेक्टर फायर सर्विस के नाम से है, कई जगह डीजी के नाम से, डीजी फायर सर्विस के नाम से है, ये सारी चीजें। तो वहाँ कई बार आईएएस बिठा देते हैं डायरेक्टर के पोस्ट पे, कई बार प्रमोशन बेस पे सीएफओ को भी भेज देते हैं, वो फायर सर्विस के उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इंडस्ट्री के अंदर है तो फिर वो तुम्हारा सीईओ बैठा जाता है, सीईओ माना जाता है, एमडी माना जाता है, वो ऊपर लेवल पे आता है। ये प्रेजेंट सिनेरियो में कितनी 3 तरह से फायर सर्विस वर्कआउट की जा रही है, रनिंग की जा रही है इंडिया के अंदर। कुछ कुछ हमारी की जाती है म्यूनिसिपल से, कुछ स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट हैंडल कर रही है, कुछ डिजास्टर एनडीआरएफ के साथ में मिलके हैं, कई जगह पुलिस के अंडर में है। तो सबका अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये सारी मैंने कुछ इसमें कोशिश की है। कौन किसके डायरेक्ट, आंध्र प्रदेश डायरेक्ट फायर सर्विस है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में 1942 में सेटअप हुई है। अरुणाचल प्रदेश फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डायरेक्ट है। आसाम फायर एंड सर्विस डायरेक्ट ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है, 1956 से स्टाल में एस्टेब्लिशमेंट है इसका। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस डीएनडी ये दादरा एंड नागर हवेली है, ये 1984 में चल रही है। दिल्ली फायर सर्विस पहले म्यूनिसिपल के अंडर में थी, अभी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है, 1940 में रनिंग चल रही है। गोवा एंड फायर इमरजेंसी सर्विस डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में 1984 से, पहले शायद ये पुर्तगाल या किसी के और के अंडर में था, उसके बाद में इंडिया में ये मिलाया गया, तो उसके बाद में ये डायरेक्ट फायर सर्विस की। हिमाचल फायर सर्विस एंड इमरजेंसी सर्विस 1972 से ये स्टेट गवर्नमेंट में आ गई है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस जे एंड के ये शायद पुलिस के अंडर में है।
कर्नाटक फायर एंड इमरजेंसी सर्विस अलग से पूरा डिपार्टमेंट है कर्नाटक की, शायद अभी वैकेंसी भी शायद निकाली हुई थी कर्नाटक में फायर सर्विस के लिए, तो अलग से पूरा सेटअप स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है। केरला फायर एंड रेस्क्यू सर्विस भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में 1956 से काम कर रही है। उड़ीसा फायर एंड इमरजेंसी सर्विस या फायर सर्विस है, ये भी तुम्हारा 1942 से काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट में है। तमिलनाडु भी स्टेट गवर्नमेंट में, तमिलनाडु फायर एंड रेस्क्यू सर्विस के नाम से है। कई जगह फायर एंड रेस्क्यू सर्विस है, कई जगह इमरजेंसी सर्विस है, कई जगह फायर सर्विस है, 3 नाम से चल रही है। इसके बाद में मणिपुर 1987 से चल रही है। जैसे बम्बई फायर ब्रिगेड बनाई थी उसी के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है, म्यूनिसिपल के अंडर में है। मेघालय फायर एंड इमरजेंसी सर्विस शायद ये डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है। मिजोरम का मेरे को आइडिया नहीं है, इसके अंडर में है। नागालैंड का भी कोई आइडिया नहीं है, पांडुचेरी का भी कोई आइडिया नहीं है किसके अंडर में है, सिक्किम का कोई आइडिया नहीं है, ये शायद डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट। तेलंगाना का जरूर है स्टेट के अंडर में, डिजास्टर रेस्पॉन्स और फायर सर्विस जो है एनडीआरएफ जो है उससे मिक्स करके इन्होंने बनाया तेलंगाना में। 2014 में इसको बनाया, पहले तेलंगाना कर्नाटका के अंडर में आता था, वहां से हटके शायद ये इसके अंदर, कर्नाटका नहीं शायद आंध्रा के अंदर में आता था, आंध्रा कर्नाटका, तो वहां से अलग किया गया। आंध्र प्रदेश से अलग होकर आंध्रा के अंडर में था, आंध्रा से अलग करके ये तेलंगाना बनाया गया है, तो वहां से अभी ये डिजास्टर के साथ में इनको मिक्स कर दिया गया है। त्रिपुरा फायर सर्विस 1957 से चल रही है। वेस्ट बंगाल फायर सर्विस सबसे पुरानी है जो स्टेट गवर्नमेंट के 1910 से चल रही है। एस्टेब्लिशमेंट कलकत्ता फायर सर्विस के नाम से हुई थी, ये 1822 से जब से स्टार्ट हुई है, और 72 से अभी तक 1910 के आसपास ये स्टेट गवर्नमेंट में चली गई, जब से स्टेट गवर्नमेंट में ही चल रही है। और फायर सर्विस इसलिए है क्योंकि इसके लिए फायर का मिनिस्टर अलग से बनता है। इसी फायर सर्विस के अंदर फायर मिनिस्टर अलग से नहीं होता है, तो गृह मंत्रालय के अंडर में देते हैं या पुलिस के अंडर में देते हैं, पुलिस भी गृह मंत्रालय के अंडर में जाती है, और इसके लिए फायर का अलग से एक मिनिस्टर डिप्यूट किया जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर यूपी की है, उत्तराखंड की है, बिहार शायद पुलिस में है, झारखंड का मेरे को आइडिया नहीं है। बिहार और झारखंड दोनों पुलिस के अंडर में सर। हाँ शायद ये पुलिस में है। अर्बन में पंजाब है। बिहार और झारखंड का जो होम गार्ड जो डिपार्टमेंट है उसके अंडर में ये फायर डिपार्टमेंट है। जो होम गार्ड का जो डीजी है उनके अंडर में ही पूरा फायर टीम है जी। अर्बन के अंडर में पंजाब 6 स्टेट शायद अभी अर्बन में चल रहे हैं, जो जहां तक मेरे को नॉलेज है। पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, एमपी, शायद ये 6 स्टेट जो हैं अभी। छत्तीसगढ़ का तो शायद डायरेक्ट स्टेट को गवर्नमेंट के अंडर में चली गई दिखती है। शायद 6 स्टेट जो हैं ये अभी छत्तीसगढ़ भी एमपी वाला भी फॉलो कर रहा है सर। अर्बन में इसमें ही है, म्युनिसिपल में। हाँ जी सर, जी सर। तो शायद उसकी अलग बात चल रही है, अलग से कोई बात निकालने की, म्युनिसिपल अलग करने की सोच रहे हैं। अभी हो गया नहीं होगा मेरे को कंफर्म नहीं है, पर शायद अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, जी सर। एमपी में 2 तरह से चल रही है। एमपी में इंदौर जो है वो पुलिस के अंडर में है, और दूसरा ये तुम्हारा म्युनिसिपल के अंडर में है। इंदौर में पुलिस के अंडर में, हाँ भोपाल, ये दूसरी जो सर्विसेज है पूरे इंदौर को छोड़ के वो तुम्हारा म्युनिसिपल के अंडर में है। इंदौर फायर सर्विस जो है वो तुम्हारी पुलिस के अंडर में थी, पर शायद लास्ट ईयर उसको हैंड ओवर करने की बात थी म्युनिसिपल को ही, पुलिस ने मना कर दिया हमारे बस का नहीं है, तो शायद वो पुलिस को हैंड ओवर करने की बात थी, पर लास्ट ईयर तक वो इंदौर उसके अंडर में थी, तुम्हारे पुलिस के अंडर में थी। जी सर। तो ये इंडस्ट्रियल फायर सर्विस जो है उसके अंदर अपनी CISF है, मैन जो है CIS सिक्योरिटी एंड फायर दोनों काम करती है। अलग से इनका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, हैदराबाद के अंदर ट्रेनिंग सेंटर है, उससे ये सब अफसर STO जो कराते हैं। STO के लिए शायद NFSC भेजते हैं, पर SO लेवल तक वो वहां पे कराते हैं। SO का मतलब उनका SI होता है, सब इंस्पेक्टर होता है, तो वही रैंकिंग है उनकी। रैंकिंग थोड़ी अलग है, तुम्हारी कांस्टेबल है, फिर तुम्हारी हेड कांस्टेबल है, फिर तुम्हारा सब इंस्पेक्टर है, फिर इंस्पेक्टर है, और इसके बाद में तुम्हारे जो दूसरे लेवल के आते हैं ये SP, SSP, DSP या DIG वगैरह टाइप तक इनके पोस्टें हैं। सेल बेल IOCL, सेल बेल में सेम जो गवर्नमेंट वाला है, ADO DO एंड ये वाला ही प्रोसीजर चलता है पूरा। IOCL में अलग पोस्टें हैं, जूनियर फायरमैन या फायर असिस्टेंट इस टाइप से है, मैनेजर वगैरह है, जो इंडस्ट्रियल सेटअप है उसके अकॉर्डिंग है। ONGC में शायद उसी टाइप से है। HPCL का मेरे को आइडिया नहीं है। गेल में सेम वही है जो सेल बेल में है, उसके अंदर तुम्हारा
एसटीओ, एडीओ, डीओ वगैरह यही वाली पोस्टें चलती हैं। प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर जो मैन है, रिलायंस है, एसआर है, अदानी है, दूसरे पेट्रोकेमिकल रिफाइनरीज हैं, तुम्हारे सीमेंट प्लांट्स हैं, इसके अंदर अलग पोस्ट हैं। तुम्हारे फायर सुपरवाइजर है, ऑफिसर हैं, और तुम्हारे मैनेजर, डीजीएम, और तुम्हारे एजीएम, डीजीएम और सीईओ, एमडी तक अगर कोई पोस्ट है तो वो क्रिएट की हुई है। ये पूरा सेटअप इंडिया का था, जो इंडिया फायर सर्विस के अंदर यूज किया जा रहा है। जी सर। ये सर बहुत अच्छा सेशन रहा, और मतलब आपने पूरा हिस्ट्री से लेके अभी तक क्या चल रहा है वो पूरा टॉपिक आपने कवर किया है, और ये बिना मतलब आपके सहयोग से तो ये संभव नहीं था। आज जो जो लोग भी हम लोग से जुड़े उन सभी लोगों का थैंक यू। और सबसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे भावेश सर ने बोला था कि आप ट्रेनिंग सेशन में आ रहे हैं, वीकली लर्निंग सेशन में, साथ साथ में आप ग्रुप में भी एक्टिव रहिए, क्वेश्चन पूछते रहिए, पार्टिसिपेशन बढ़ाते रहिए। क्वेश्चन पूछना ही सबसे बड़ा काम है हमारे फील्ड में सीखने के लिए, क्योंकि वो एक कोई ऐड आता था कि पूछ लिया तो लाइफ है जो जिंगल अला हो गया, पूछना ही जरूरी है। सत्येंद्र, एक सर क्वेश्चन था ये कि आजकल जो अपना एक्टिव, तो वो फायर सर्विस ही एक्टिव सर्विस है, लेकिन इंडिया का टॉपेस्ट जो एक्टिव सर्विस में कौन सा आता है? पहले जैसे मैं सुना हूँ महाराष्ट्र हो गया, या गुजरात हो गया, दिल्ली हो गया, इसमें सबसे टॉपेस्ट कौन सा फायर सर्विस अभी चल रहा है? नंबर 1 पे फायर सर्विस मुंबई फायर सर्विस है। सेकंड नंबर पे जो रेगुलर फायर सर्विस की बात करते हैं, दिल्ली फायर सर्विस है। उसके बाद में तुम्हारी फिर अलग अलग है, वेस्ट बंगाल भी अच्छी है, पर पहले पे मुंबई, दूसरे पे तुम्हारी आती है दिल्ली। मुंबई में मुंबई है क्योंकि म्यूनिसिपल के अंडर में है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है। तुम महाराष्ट्र की बात करने लग जाओ, नागपुर की, या और वो फायर सर्विस इतनी डेवलप नहीं है जितनी मुंबई है। उसका रीजन भी है, टेक्निकल आदमी वहाँ पे है, टेक्निकल स्टाफ वहाँ पे है, और इक्विपमेंट, मैन पावर ज्यादा है, एरिया भी ज्यादा है, हजार्डस भी ज्यादा है, बिल्डिंग्स भी ज्यादा है, फायर कॉल भी ज्यादा है, तो सारी चीजें वहाँ पे ज्यादा है। वहाँ वर्क एक्सपीरियंस, एक्सपोजर ज्यादा है। इंडिया टॉप पे मुंबई फायर सर्विस। उनके पास फंड भी बहुत है सर, उनके पास बजट बहुत बड़ा है। हाँ, बजट उनका अलग से है। मैं लास्ट टाइम गया था उनके यहाँ पे एक मीटिंग में, जो मुंबई फायर सर्विस की थी, तो शायद वो बता रहे थे कि हमारा 1500 करोड़ या 1000 करोड़ के करीब हमारा बजट अलग से है फायर सर्विस का। जी जी। जो इतना बजट शायद आधे स्टेटों का नहीं होगा खुद का। तो वहाँ सेटअप अच्छा है। और फायर सर्विस को डाल दिया है सर। मुंबई फायर सर्विस में मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं, वहाँ हाई राइज बिल्डिंग की डेफिनेशन अलग है। वहाँ हाई राइज बिल्डिंग मानी जाती है 32 मीटर से ऊपर वाली। 32 मीटर तक की बिल्डिंग को नॉर्मल बिल्डिंग या नॉर्मल कैटेगरी में रखा हुआ है, 32 से ऊपर हाई राइज लिया हुआ है उन्होंने। तो 32 से ऊपर उनकी 6 लाख बिल्डिंगे हैं, 32 मीटर से ऊपर वाली जो बता रहे थे, अप्रोक्सीमेट 6 लाख से ऊपर बिल्डिंग है मुंबई के अंदर, 32 मीटर से ऊपर। टोटल बिल्डिंग का उनकी कैलकुलेशन को पता नहीं कितनी है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में 15 मीटर की है हाई राइज बिल्डिंग, पर अकेले मुंबई के लिए 32 मीटर दिया हुआ है। महाराष्ट्र में 15 है, मुंबई के लिए नहीं, 32 मीटर है। अगर वो अपना लेवल नहीं बढ़ाएंगे सर तो उनके पास वर्कलोड इतना हो जाएगा कि वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। नहीं, उन्होंने तो एक नया वो चीज स्टार्ट किया है अभी, जैसे एनओसी 3 साल में रिन्यूअल है उनका। जी जी। हर साल तो उनका होगा ही नहीं, 3 साल के अंदर दिया हुआ है। 3 साल के अंदर उन्होंने एक क्राइटेरिया दिया हुआ है कि हर 6 महीने के अंदर आपको थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करा कर लाना है, रिपोर्ट सबमिट करनी है आपकी सबकी, और टेस्टिंग सर्टिफिकेट देंगे, वो रिपोर्ट करेंगे, और 6 महीने के अंदर आपको जमा करना है। उसके बाद में 3 साल बाद जो है वो टेस्टिंग के लिए जाएंगे तो वो क्लियर करेंगे। पर 3 साल तक हर 6 महीने के अंदर तुम्हारे ड्रिल्स, मॉक ड्रिल्स, जो भी तुम्हारे इक्विपमेंट उनके मतलब टेस्टिंग, चेकिंग, मेंटेनेंस जो भी तुम कर रहे हो वो सारा शेड्यूल, और उसकी जो एक थर्ड पार्टी से एश्योरेंस लेके, वो थर्ड पार्टी के भी उन्होंने हायर किया हुआ, मतलब कोई टॉप लेवल के उसके अंदर वो होना चाहिए जो तुम्हारे ऑडिट करेंगे। उनके लिए क्राइटेरिया फिक्स किया है उन्होंने। अभी नया फायर सर्विस एक्ट बन रहा है मुंबई का, उसके अंदर ही हम गए थे, अभी शायद फाइनलाइज नहीं हुआ है, या फाइनलाइज हो गया तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ होगा। अभी 2006 7 वाला या 8 वाला में कौन सा बनाया था वही चल रहा है, और वो अपडेट कर रहे हैं। जी सर जी। और किन्हीं को कुछ पूछना है, सलमान या फिर अभिषेक राय? कुछ क्वेश्चन है तो बोलिए, नहीं तो हम लोग फिर ये सेशन आज का यहीं पे खत्म करेंगे। सर जी बोलिए। चैट किया था कलर देके आपका बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रहा है अभिषेक।
बोलिए बोलिए। सर मैं ये कह रहा था कि का कलर देख के कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से क्लास का फायर है? समझा नहीं। सर कहीं फायर होता है ना, तो आपकी सर आवाज उसमें क्लियर नहीं है। क्या रहता है ना। अब- सर मैंने आपको चैट पे मैसेज करा है, आप एक बार चेक करिए। क्वेश्चन मैंने आपको मैसेज करा है चैट पे। वो पुराना वाला रिकॉर्डिंग में चला गया होगा, मुझे बाद में दिखेगा। अगर अभी आप टाइप कर सकते हैं तो कीजिए। इनका जो भी क्वेश्चन आएगा अरुण सर, हम लोग ग्रुप में उसका आंसर दे देंगे। ओके सर, ओके ओके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, ओके सर, थैंक यू वेलकम। सबको थैंक यू। आप लोग एक एक करके निकल जाए सर, तो फिर मेरा रिकॉर्डिंग क्लियर हो जाएगा। ठीक, ओके सर, ओके। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय बाय, गुड नाइट।